नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज भी हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे और मैं यहाँ पे आज आई हूँ स्पेशली ये स्टडी को आप भी आए थे, आज भी आई हूँ। इसके पीछे एक ही वजह है कि अगर टुमारो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉमर्स के एग्ज़ाम हो, जी जो भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए, यही मेरी इंटेंशन है। तो अभी भी हम हिंदी में या बंगाली में बात करेंगे। प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस वीडियो। बहुत काम की चीज़ बोलने वाली हूँ जो आपको टुमारो एग्ज़ाम हॉल में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और उसके साथ साथ मैं खुद भी ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ और टुमारो भी फॉलो करूँगी, और मुझे भी एग्ज़ाम तो देनी है। सो आज के আমরা এখানে আলোচনা করব যে আগামীকাল আমাদের পরীক্ষা আছে। শুধু আমি ইংরেজির কথা বলবো না, কমার্সের এক্সাম আছে, আরও প্রচুর সাবজেক্টের এক্সাম আছে। তো আমরা কি করলে, এই যে আজকে কীভাবে কী করলে আমরা কালকে আরও ভালো করে পারফর্ম করতে পারবো, অনেক কিছুই বলবো, ভয় পাওয়ার কোনো বিষয় নেই। আজকেও আমরা বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই বলবো এবং শুরু করা যাক। অবশ্যই তার আগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, আর দেখতে থাকুন। অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে অবশ্যই আমাদের পাশে থাকতে পারেন। আর যারা অলরেডি একজন सब्सक्राइबर तारा तो अवश्य बोले ही दिलाम, और नतून हुए थे अवश्य सब्सक्राइब करूँ। तो आज आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात शेयर करने वाली हूँ। ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 25 को 26 को, वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे आप लोगों को, मतलब कॉन्फिडेंस देने के लिए, और मत डरिए। तो पहले आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑब्वियसली अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो लो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अभी हम बात करने शुरू करने हैं, और पहले मैं आज हिंदी में बोलती हूँ फिर बेंगली में, क्योंकि ये स्टार्टिंग को मैंने पहले बेंगली बोली थी फिर हिंदी। तो आज के আমরা প্রথমে হিন্দি বলবো, তারপর বাংলা, কারণ আমি গতকাল প্রথমে বাংলায় বলেছি তারপর হিন্দিতে, তো দুটোই বজায় থাক। तो विषय হচ্ছে আমরা এখন হিন্দিতে বলি। हाँ, तो जो मेन बात है कि मुझे लगता है कि ये 25 से 29 के बीच जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मैं दोनों तरफ की बातें करूँगी। इस टाइम पे जो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम सपोज जिनका एग्ज़ाम 25 को हो चुके हैं और जिनका एग्ज़ाम 28, 9, 7 को होने वाले हैं या फिर 6 को, मुझे लगता है कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में हम यूट्यूब में सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, नहीं गए, तो बेसिक आइडिया लगाने के लिए मैं सोचती हूँ ये एक तरफ से ठीक है कि आप आइडिया लगा लेते हो, और जब आपको आइडिया लग जाता है तब आपके मन में घबराहट कम होते हैं। लेकिन यही कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत घबराहट भी हो जाती है, क्योंकि जो लोग वो टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं उन लोगों के लिए ये पैनिक की तरह हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पे जो मैं यहाँ पे किसी के बारे में बुरे भाला या फिर कुछ एनालिसिस जजमेंट देने नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे लगता है हर सिचुएशन में हमें दो ही टाइप की चीज़ मिलते हैं, अच्छी बुरी गलत सही, लाइक दैट। जो हम कुछ स्टूडेंट्स मुझे लगता है जिनका अंदर कॉन्फिडेंस है, जिनका अंदर लगता है कि मैं अगर कुछ देखूंगी तो मुझे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, मेरी जो प्रिपरेशन 6 महीने 1 साल के 1-2 महीने 10 साल जो भी हमारे प्रिपरेशन है, यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, आप सख्त दिल वाले इंसान हो तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हो कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या क्या, मतलब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले 1 दिन पहले क्या क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन जिनका दिल कमज़ोर है, जिनको लगता है कि मैं अगर कुछ भी देखूंगी और मैंने नहीं पढ़ी है तो मेरी पैनिक हो सकता है, मैं पैनिक में आके अपना एग्ज़ाम ख़राब कर सकते हो, तो मैं उन लोगों को कहूँगी कि आप लोग दूरियाँ बना के रखिए ये सारी वीडियो से, क्योंकि सभी लोगों को हॉरर मूवी तो अच्छी नहीं लगती है ना, सभी लोग हॉरर मूवी देख के एंजॉय नहीं करते हैं, कुछ लोगों को सच में डर लगता है। लाइक दैट आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल। सो मैं एक एग्जाम्पल बोल रही हूँ। तो लाइक दैट जो टीचर वीडियो बना रहे हैं, हमें बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडवांस है उनको और एडवांस होने के लिए, और जो अपने पेशेंस को, अपने अंदर की डर को हैंडल कर सकते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत खूब है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ देख के घबराहट होते हैं, तो उन लोग तो मैं कहूँगी जो भी चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्शन मिले उन सारी चीज़ों से दूरी रहे, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे आपकी लाइफ की कोई और चीज़ में हो। तो इस टाइम पे हम कहेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। मतलब कि डेटा इंटरप्रिटेशन पहले जब आप क्वेश्चन ओपन करोगे तो आपको DI देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली हम 25-26 को जो डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में सुन रहे हैं वो बेसिक्स थे। किसी ने कहा बहुत ईजी था, किसी ने कहा कि मॉडरेट था, मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि डिफ़िकल्ट था। तो हम देख पा रहे
रहे हैं कि पेपर 1 के DI सबसे पहले रहते हैं, लेकिन DI में क्या होता है कि ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले ही DI करें, वो भी डिपेंड करते हैं कि जितने स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं जिनके लिए जो आसान हो। तो मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि पहले DI करो, क्योंकि DI एक ऐसी चीज़ है, मैथमेटिक्स है। अगर एक छोटी सी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी गलत हो गई, अगर उसके लेकर हम 10 मिनट 20 मिनट बिताएंगे तो हमारे एग्जाम ऑलरेडी ख़राब हो जाएंगे। तो मैं डेफिनेटली कहूँगी 50 क्वेश्चंस में से आप सभी लोग पहले जो मेमोरी बेस्ड, जो कंसेप्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो करो। मतलब 50 में से अगर 40, 35, 40 अराउंड 40 प्लस क्वेश्चन होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो। उसके बाद आप पेपर 1 के जो डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग होते हैं, ये सारी चीज़ें करो। और जो जिनका अंदर बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो लोग तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी DI को मिडिल में या फिर समय ख़त्म, मतलब 1 घंटे पेपर 1 के, मैं कहूँगी 40 मिनट्स एग्ज़ाम देने के बाद अटेम्प्ट करो, हाथ में जब आपका 20 मिनट्स हो। एकदम लास्ट में भी नहीं करने का, क्योंकि लास्ट में अगर करेंगे तो अगर आंसर नहीं आए तो उसके घबराहट में नेक्स्ट पेपर 2 में जब हम शिफ्ट करेंगे तब उस एंग्जाइटी की वजह से हमारे हो सकता है पेपर 1 के 1 घंटे में लास्ट में DI करने की वजह से जो एंग्जाइटी घबराहट हुई, उसकी वजह से अपने पेपर 2 जब स्टार्ट किए वहाँ पर 5, 10, 2-4 क्वेश्चन हमने गलत कर दिए उसके एंग्जाइटी की बेसिस पर, क्योंकि दोनों पेपर एक साथ है, एक पेपर और एक दूसरे पेपर को हार्म कर सकता है। मतलब आपको कभी भी दोनों पेपर में ही अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो गए, हाई हो गए, पेपर सॉल्व करने वक्त डेफिनेटली आपको हार्म ही करेंगे। सो बी केयरफुल। और मैं यही कहूँगी कि DI एंड जो इनफॉर्मल फैलेसी के बारे में बात करूँगी, सुनने को मिल रहा है ये इनफॉर्मल फैलेसी, और डेफिनेटली मैं भी यूट्यूब से ही देख कर आ रही हूँ, और मुझे इतनी क्षमता है कि मैं थोड़ी देर जब देखती हूँ जो चीज़ मुझे भी लगती है कि मैंने तो नहीं देखी, मेरी तो लास्ट कुछ महीने से अच्छे से ये सारी चीज़ें देखी ही नहीं, तो मुझे भी घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने फिर अपने आप को कूल काम बनाया, क्योंकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो होते हैं आप लोग के एग्ज़ाम हॉल में वो होते हैं कि 150 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, और पढ़ के उसके बाद एक एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन के आंसर करना, क्योंकि आपके क्वेश्चन एक बार पढ़ने में आप कभी भी सही आंसर पे नहीं पहुंचोगी। मिनिमम एक क्वेश्चन को 2 टाइम्स, मोर देन वन टाइम्स, मतलब मोर देन 1 टाइम मीन्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स पढ़ना चाहिए। जैसे हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारी जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो अवॉइड करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पेपर हो, पेपर 1, पेपर 2, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। और उसके साथ साथ इनफॉर्मल फैलेसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैंने जो कही थी भगवान की कृपा से, मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से पिछले वाला 7 जनवरी वाला जो एग्ज़ाम इंग्लिश के हुए थे, उससे पहले जो मैंने 3-4 दिन पहले जो DI करवाए वही DI वो आए थे, सेम टू सेम, सिर्फ संख्या को चेंज करते, टेबल सेम थे। और उससे ही मैंने आप लोगों को कही थी एग्ज़ाम से 7 दिन पहले मैंने कही थी कि एग्ज़ाम हॉल में जाके एक पेज मिलेंगे, वहाँ पे आप लोग A to Z लिख लेना, लेटर सीरीज के बारे में, वहाँ पे जाके आप लोग स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को ड्रॉ कर लेना। बाय गॉड्स ग्रेस हर शिफ्ट में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो इट्स थैंकफुल, मैं खुद को कह सकती हूँ कि भगवान ने मुझे अंदर से एक आवाज़ दी और मैं आप लोगों के साथ शेयर की, और डेफिनेटली हर एग्ज़ाम के शिफ्ट में हमें और एक स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन दिखने को मिल रहा है, जहाँ से हम 2, 4, 6 मार्क्स कैरी कर सकते हैं। एंड अनदर टॉपिक इज़ दैट फिल्म, मतलब इस वक्त जो ट्रेंड पे चल रहे हैं दैट इज़ फिल्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मतलब फिल्म के बारे में अगर कहा जाए, कोई लोग बोल रहे हैं कि फिल्म से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये बेहुदा सवाल है, या फिर दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो मैं पहले ही कही थी कि मैं यहाँ पे किसी को जजमेंट या फिर सही गलत बताने नहीं हूँ, मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और मेरी इंट्यूशन क्या बोलते हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और दूसरों के वीडियो देखकर ही यहाँ पे बोल रही हूँ, ताकि एसवी लिटरेचर को जो फॉलो करते हैं उनको 1-2 हेल्प हो जाए। तो ये भी मेरे लिए बहुत है, और यही हमारे एसवी लिटरेचर के हमेशा लक्ष्य रहते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि फिल्म से चाहे 2 क्वेश्चन पूछे जाए, हर शिफ्ट में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन से तो ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यस, आप लोग इंटेलिजेंट गेस लगा के, मुझे लगता है कि इनमें अनफेयर कुछ नहीं है। फिल्म भी नेशनल फिल्म का हो, इंटरनेशनल फिल्म का हो, या फिर लोकल फिल्म, जो भी कहो आप, तो फिल्म के लिए मैं कहूँगी कि फिल्म से क्वेश्चन पूछे जाना बहुत गलत बात नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड भी होना ज़रूरी है। लेकिन हम बातों में, हम तो सिर्फ 24 आवर्स पढ़ाई नहीं करते हैं ना, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ फिल्म देखते हैं, मोबाइल में वेब सीरीज़ भी बच्चे लोग देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे लोग एकदम पढ़ाई पे एकदम
एकदम हमेशा 24 आवर्स पढ़ाई करते हैं, नो नथिंग लाइक दैट। बच्चे लोग आजकल ज़्यादा सातिर है तो मोबाइल तो हमेशा हाथ में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन आप लोगों को करेंट अफेयर जनरल पेपर एंड करेंट अफेयर्स के थ्रू आप लोगों को कौन सा एक्ट आ रहे हैं, मतलब इंडिया ने कौन सा नई लॉ लेकर आई है, कौन सा नई रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आई है, इंडिया ने क्या डिस्कवर की है नई कौन महाकाश से यहाँ पे आए हैं, कौन जा रहे हैं, ये जैसे है जनरल एप्टीट्यूड एंड ये जैसे है करेंट अफेयर से। वैसे ही मुझे लगता है कि फिल्म इज़ ऑल्सो लाइक दैट। फिल्म को भी हम नेगेटिवली नहीं ले सकते हैं। फिल्म के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पुष्पा, बाहुबली, KGF 2, मैं तो यहाँ पे किसी को जजमेंट नहीं दूँ। आई थिंक नॉट अ बैड थिंग, बट मैं यही कहूँगी कि हम तो 24 आवर्स सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं ना, 24 आवर्स में से हम एंटरटेनमेंट भी करते हैं, हॉबीज़ को भी फॉलो करते हैं, लोग जॉब भी करते हैं, संसार भी करते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, बहुत कुछ। तो लाइक दैट, इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दिस इज़ फेयर, दिस इज़ नॉट अनफेयर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मे बी, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हम दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चा भी कहते हैं तुझे पता है ये मूवी इतने पैसे कमाए, तुझे पता है, ये सारी चीज़ें ना हम उठते बैठते अड्डा, मतलब हम जो कहते हैं कि उठते बैठते गल्प करते करते, मतलब दोस्तों के साथ टाइम पास करते करते जो बातें करते हैं, उन सारी चीज़ों से ये सारे हो सकते हैं कि कौन सा फिल्म कैसा गया। सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ ओके। और सत्यजीत रॉय से क्वेश्चन पूछे गए, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि सत्यजीत रॉय से क्वेश्चन बनना बनता है, ये डिजर्वेबल क्वेश्चन है। और फिल्म से उनके बहुत ज़्यादा है, उनके कंट्रीब्यूशन है तो डेफिनेटली बन जाते हैं। और अब मैं ये कहूँगी फिल्म के 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको नहीं पता है, सो डोंट बी फील सो स्ट्रेस, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है। इंटेलिजेंट गेस लगाओ, बहन ने कुछ कहा, पापा ने कुछ कहा, मामा ने कुछ कहा, दोस्तों ने कुछ कहा, मोबाइल में कुछ दिखा, ऐसे याद करो कि मैंने कुछ सुनी थी, मैंने कुछ देखी थी, ऐसे करो और एक इंटेलिजेंट गेस लगाओ और क्वेश्चन के आंसर कर दो। हो जाए तो अच्छे, नहीं हो जाए तब भी अच्छे, बट उसके लिए हम बाकी जो 45 क्वेश्चंस है, 48, 47, 45 क्वेश्चन, उसको तो ख़राब नहीं कर सकते हैं ना। वो सारे क्वेश्चंस तो पेपर से ही पूछे जाएंगे, है ना। हाँ, हो सकता है अगर पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट रहा, मतलब आपको सभी लोगों को पेपर 1 के मैं बात कर रही हूँ, 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स मिले, सिर्फ आपको नहीं मिलेंगे, जितने सारे कैंडिडेट्स एग्जाम देने आए हैं सभी लोगों को लाएंगे, दीज आर आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। सो देन बी रिलैक्स, क्योंकि कट ऑफ घटेंगे तो सभी लोगों के घटेंगे, यहाँ पे भी कोई ज़्यादा, मुझे लगता है कि एग्जाम के पहले दिन, एग्जाम के 2 दिन पहले, एग्जाम के 4 दिन पहले, एग्जाम के टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दिल दिमाग को ठंड रखना। और इस टाइम पे मैं मानती हूँ जो लोग क्वेश्चन पे, मतलब जो टीचर, जो इंसान PY, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 25 को 26 को, जो जिनका एग्जाम 27, 28, 29 को है, मुझे लगता है एक तरफ से जो टीचर वीडियो नहीं बनाते हैं, आई सैल्यूट देम, ठीक ही करते हैं एक तरीके से, क्योंकि बच्चों लोगों को इस टाइम पे एक दिन के पहले जो पूछे गए, उन्होंने तो 6 महीने 1 साल जो बच्चों को पढ़ाना था, ट्रीट करना था, कर दिए ना, तो उन्हें तो असली खेल ख़त्म कर दी। तो अभी तो बच्चों का काम है फील्ड में जाके उनका परफॉर्मेंस दे के आने का, है ना। तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग वीडियो नहीं बनाते हैं क्वेश्चन पे, आई सैल्यूट देम, आई रेस्पेक्ट देम। और इन दैट अनदर पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं और बच्चों को अलर्ट करते हैं, आई सैल्यूट टू देम ऑल्सो। आप लोग कहेंगे कि मैं तो डिप्लोमेटिक आंसर कर रही हूँ, येस, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन मुझे दोनों की ही मुझे लगता है दोनों की ही अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह सकती जो वीडियो नहीं बना रहे हैं इस टाइम पे, मैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ, और जो वीडियो बना रहे हैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि दे बोथ आर डिजर्वेबल। मतलब टीचर है वो अपने जगह पे सही है, वो लोग उनके अंदाज से दे आर बेस्ट, दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड दे आर सुपर। सो आई कांट से दे दिस इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हाँ, कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं कि मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड में कुछ इतना ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं जब लगते हैं कि पढ़ाई करें या फिर सिंगर, डांसर, एक्टर के बारे में ही पढ़ते रहे। बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। बट डोंट वरी, एक शिफ्ट में 1-2 ही सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि 50 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। सो हम ज़्यादा अनफेयर भी नहीं कह सकते, है ना। तो ऐसे ही, और मैं कहूँगी इनफॉर्मल फैलेसी को देखकर जाओ, इट्स स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, DI पहले देखने को मिलेंगे। पेपर अपनी तरीके से कॉन्फिडेंस रखो, दिल दिमाग ठंडा रखो, बहुत अच्छे होंगे पेपर। और मैं कहूँगी कि
पेपर के मतलब कभी कभी होते हैं वन लाइनर क्वेश्चन और कभी कभी होते हैं डिस्क्रिप्टिव। एक क्वेश्चन को पढ़ने में ही 1-2 मिनट लग जाते हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही हो सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा टाइम खा जाते हैं, तो इसीलिए आपको रिजर्व रहनी होगी। आप लोग प्लीज़ एग्जाम शुरू करने से पहले 1 से नंबर 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन तक एक बार आँख मिला के आओ, मतलब क्वेश्चन को आँख मिला के आओ, क्योंकि ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि ये सारे क्वेश्चन कितने समय ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है या फिर वन लाइनर क्वेश्चन है। इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी बिफोर अटेम्प्टिंग योर एग्जाम। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आप अपने हर एक इंसान यूनिक है, उनके अपने अपने अंदाज़ है। आप लोग अपने अंदाज़ को आजमाओ और जिन्होंने जिनसे भी पढ़े हो, जिस भी टीचर से पढ़े हो ऑनलाइन ऑफलाइन, उनके ऊपर बिलीव रखो, टीचर के ऊपर विश्वास रखो, खुद के ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, पेरेंट्स के ऊपर विश्वास रखो। डेफिनेटली आप लोग जो चाहते हो आपको मिल जाएंगे और आप लोग बहुत अच्छे परफॉर्म करके आओगे। और इस टाइम पे ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी भी एग्जाम टुमारो इवनिंग शिफ्ट में है। मैं शायद आज मेरी ही वीडियो बना हुए हैं इस लिटरेचर पे, मैं अपनी ही वीडियो ये वीडियो ख़त्म करके मैं अपनी ही वीडियो देखूंगी जो है इनफॉर्मल फैलेसी को रिवाइज करूंगी, और उसके साथ इंग्लिश के 2 एक चीज़ देख के मैं टुमारो तो मैं बुक को ओपन भी नहीं करने वाली हूँ, आज भी नहीं करती, लेकिन दिल बोल रहे हैं कुछ देख लूँ, तो इसीलिए मैं ये करने वाली हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हिंदी में इतना ही। अभी मैं बोलने जा रही हूँ बंगाली में। मैंने 15 मिनट लगा दिए और अभी घड़ी में कितने बजे हैं, जस्ट लेट मी चेक। 11:06। तो अभी मुझे फटाफट से बंगाली में कह के वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नो व्हेन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए टुडे एसपी लिटरेचर के साथ। एंड अभी हम बंगाली में कहते हैं। तो আমার এখানে এটাই বলা হয়েছে, আগামীকাল আছে আমাদের পরীক্ষা, ইংরেজি সাহিত্যের পরীক্ষা আছে বিকেলের শিফটে 3টে থেকে 6টা, এবং কমার্সের এক্সাম আছে সকালের শিফটে। তো ইংরেজি কমার্স এখানে ইম্পর্টেন্ট নয়, ইম্পর্টেন্ট হলো ইউজিসি নেটের 85টা সাবজেক্ট এবং তাদের পরীক্ষা। যাদের 25-26 এক্সাম হয়ে গেল তাদের সবাইকে কংগ্রাচুলেশনস। আই হোপ তারা খুব ভালোভাবে পারফর্ম করেছে। এখন বিষয় হলো যারা কালকে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে 27 তারিখ, 28 তারিখ, 29 তারিখ, এই 3 দিন যাদের পরীক্ষা আছে সকাল বিকেল 2টো শিফটে, তাদের গল্প। তো আমি বলতে চাচ্ছি যে কিছু কিছু বিষয় আমরা ইউটিউবে দেখতে পাচ্ছি। আমি বলবো যে এখানে আমরা প্রত্যেকটা জিনিসেরই তো দুটো পার্ট দেখি, ভালো মন্দ, আলো অন্ধকার, দুর্বল সবল, এগুলোই। তো আমি এখানে বলবো যে বা যারা ভিডিও বানাচ্ছেন টিচাররা, মানে পরীক্ষার কোয়েশ্চেন পেপার 1 পেপার 2 ইভিনিং শিফট মর্নিং শিফট অ্যানালিসিস করছেন, আমি বলবো আমি ওনাদেরকে সম্মান করি, আমি ওদের স্যালিউট জানাই যে ওনারা যে ক্যান্ডিডেটদের মানে ক্যান্ডিডেটদের আরও অ্যাডভান্সে যাওয়ার জন্য, আরও একটু ক্ল্যারিটি দেওয়ার জন্য খুব পরিশ্রম করছেন। তো আমিও সেখান থেকে একটু দেখে নিয়ে তোমাদের সাথে একটু কথা বলছি, কারণ আদারওয়াইজ পার্সোনালি আমি কারোর সাথে তো এইভাবে মানে শুনিনি যে কী পরীক্ষা এসেছে, এই মুহূর্তে পরিস্থিতি তো আমি নেই। এটা হচ্ছে একটা বিষয়। আরেকটা হচ্ছে যারা ভিডিও বানাচ্ছে না, তারা হয়তো 6 মাস 1 বছর নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে ছাত্রকে তৈরি করে দিয়েছেন, তো এই মুহূর্তে ওনারা ভিডিও বানাচ্ছেন না কোনো রকম শিফটের কোয়েশ্চেন নিয়ে, সেটাও আমি স্যালিউট করি, সম্মান করি, কারণ ওনারা আগেই কাজ করে দিয়েছেন। তো আমার মনে হয় দুটোই ঠিক। কিন্তু আমি বলবো ছেলেমেয়েদের, বাচ্চা কাচ্চাদের, ছেলেমেয়েদের যারা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, যাদের মন দুর্বল, একটুতেই তারা ঘাবড়ে যায়, তারা একটুতেই মনে করে যে এটা তো পড়িনি, তাহলে আমার পুরো বিষয়টা শেষ, পরীক্ষার আগের দিন, যাদের মন দুর্বল তারা প্লিজ এই ধরনের ভিডিও দেখো না, যে বিষয় থেকে তুমি বা তোমরা আপনি বা আপনারা ডিস্ট্র্যাক্ট হন, বা যেগুলো থেকে তোমাদের মনে হয় যে আমি পরীক্ষা হলে ভালো পারফর্ম করবো না, কনফিডেন্স লো হয়ে যাবে, তোমরা ওই ধরনের বিষয় থেকে দূরেই থাকো। আর যারা মনে হয় যে আমি ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল টেক ইট, অর আমি বিন্দাস যা দেখি তাই আমি ইজিলি গ্রহণ করতে পারি জীবনে এবং আমি অত চাপ নেই না, তাদের জন্য বলবো তারা দেখো, তাদের জন্য আরও ভালো আরও অ্যাডভান্স হয়ে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে বিষয় হচ্ছে যে প্রশ্ন যেটা সব শোনা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে, আর আমি এখানে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে ঠিক ভুল বলতে আসিনি, আমি কারো জাজমেন্ট দিতে আসিনি, শুধু সামান্য একজন মানুষ আর সামান্য একজন ক্রিয়েটর হিসেবে যা করতে হয় সেটাই করছে, আমার দায়িত্ব পালন, তার সাথে নিজেকেও এগুলো বলছি যাতে, কারণ আমাকেও আগামীকাল পরীক্ষা দিতে হবে সেকেন্ড শিফটে। তো বিষয় হচ্ছে যে আমি এখানে বলবো যে বা যারা তোমরা যাই পড়েছো অত ঘাবড়ানো দরকার নেই। ফিল্ম নিয়ে একটা কথা শোনা যাচ্ছে, ফিল্ম নিয়ে 2টো প্রশ্ন থাকছে প্রত্যেকটা শিফটে, 2টো 3টে 4টে 5টা করে প্রশ্ন। আমি ধরে নিলাম 50টা প্রশ্নের মধ্যে 5টা প্রশ্ন ফিল্ম থেকে আসছে, বলিউড, হলিউড, টলিউড, এবং সেগুলো আমরা কেউই জানি না, শুধু আমরা ইন্টেলিজেন্স বা একটা উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা, বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ক্লিক করে আসবো। আর হচ্ছে এলিমিনেশন অপশন, এলিমিনেট করে আমরা সেখানে পৌঁছতে পারি। আর হচ্ছে একটা, আমরা হয় না যে আমরা তো জীবনে যে 24টা ঘন্টা কাটাই, আমরা কি প্রতিদিন 24 ঘন্টা বই পড়ি, বইয়ের মধ্যে মুখ গুজে থাকি? কখনোই নয়। বন্ধু বান্ধবের সাথে যারা আড্ডা দেয়, সিনেমা দেখে, ওয়েব সিরিজ দেখে, মোবাইল টেপে, রিলস দেখে, বই পড়ে, চাকরি করে, বাচ্চা সামলায়, সংসার সামলায়, সবটা নিয়ে আমাদের জীবন। তো আমি এখানে এই মুহূর্তে বলবো যে সিনেমা থেকে প্রশ্ন আসাটা খুব একটা কিছু দোষের নয়, আর আমি মনে করি যে এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ারের মধ্যেই পড়বে। যেমন ভারতবর্ষে নতুন কে মহাকাশে গেল, কি আবিষ্কার হলো,
তারপর কোন অ্যাক্ট বা আইন এলো, কোথায় কি হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষ তথা গোটা বিশ্বে, এগুলো জানা যতটা দরকার ফিল্ম নিয়েও আমাদের জানা দরকার। তো অবশ্যই কখনো কখনো দু একটা প্রশ্ন একটু বেশি হয় যে আমরা পড়াশোনা করবো নাকি এখন ফিল্মের জন্য সবসময় মুভি দেখার জন্য করে বসে থাকবো। তো সেই দিক থেকে দু একটা প্রশ্ন একটু ইনজাস্টিস হয়তো হয়ে যায়, কিন্তু আদারওয়াইজ আমি বলবো যে সত্যজিৎ রায় যিনি একজন মহান ব্যক্তিত্ব এবং ওনার শিল্প কলা সৃষ্টি অনস্বীকার্য, তো ওনার থেকে প্রশ্ন আসাটা একদম ডিজার্ভেবল এবং ওনার থেকে প্রশ্ন আসলে আমাদের উত্তর করা উচিত গর্বের সাথে। তো ওটা ঠিক আছে, কিন্তু অনেক কিছু আছে যেগুলো আর কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, কিন্তু ঠিক আছে আমার মনে হয় সেটা হয় 1 থেকে 2টো প্রশ্ন, তার বেশি তো কিছু নয়। 5টা প্রশ্ন যদি আমাদের অজানা থাকে, বাকি 45টা প্রশ্নের মধ্যে আমাদের অনেক কিছু রয়ে যাচ্ছে। আমার মতে যদি 10টা প্রশ্ন আউট অফ দ্য বক্স হয়, সেটা পেপার 1 হোক বা পেপার 2 হোক, পেপার 1-এ 10টা প্রশ্ন আউট অফ দ্য বক্স, আউট অফ দ্য কনটেক্সট, তাতেও ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আবার পেপার 2 ইংরেজিতেও যদি 100টা প্রশ্নের মধ্যে 10টা 15টা 25টা প্রশ্ন আউট অফ দ্য বক্স হয়, তাতেও ঘাবড়ানোর কিছু নেই। বাকি আমাদের ওভারঅল 150টার মধ্যে 100টা কোয়েশ্চেন কিন্তু থাকছে, 100টা বা 130টা প্রশ্ন কিন্তু থাকছে, যেখানে আমরা ধামাকা পারফর্ম করতে পারি এবং যার যেটা নেট জিআরএফ ক্লিয়ার করতে পারি, প্রস্তুতি যদি ঠিকঠাক থেকে থাকে, এটাই হচ্ছে বিষয়। আর আমি মনে করি প্রত্যেকের জায়গা থেকে মানে সঠিক, কিন্তু বাকিটা আমাদের নির্ভর করছে। আজকে আমি বললাম পরীক্ষা হলে গিয়ে কেউ মানে আমি যেটা করবো বা যেটা করা সবাই মোস্ট অফ দ্য টিচার্স বলে থাকেন যে প্রথমে গিয়ে তোমরা সবাই দেখতে পারবে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, যেটা হলো ম্যাথ। প্রথমেই অঙ্ক দিলে আমাদের মাথা যায় গুলিয়ে, তো অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকে যারা অঙ্ক এক্সপার্ট তাদের 2 সেকেন্ডে 2 মিনিটে অঙ্ক হয়ে যায়, তারা তো করতেই পারে, কিন্তু অঙ্ক ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনটা একটু শেষের দিকে বা মাঝে মাঝে সময় করাটা ভালো, যেটা টাইম কনজিউমিং। কিন্তু বাকি যেগুলো থাকছে মানে যেগুলো স্টেটমেন্ট বেসিস, এবং আমি বলবো 1 থেকে 150 নম্বর প্রশ্ন তোমরা প্লিজ একবার চোখ বুলিয়ে নাও, তাহলে তোমরা কি বুঝতে পারবে যে একটা প্রশ্ন পড়তে আমার কি 10 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড হচ্ছে, নাকি একটা প্রশ্ন পড়তে আমার 1-2 মিনিট চলে যাচ্ছে। কারণ বেশি ডেসক্রিপটিভ প্রশ্ন থাকলে কিন্তু সময় বেশি লাগে। অনেকে তো প্রশ্ন পড়ার মানে অতদূর পৌঁছতেই পারে না, আর লাস্টে মানে গ্রিন কালারে ক্লিক না করেই চলে আসে। তারা হয়তো 150টা প্রশ্নের মধ্যে 100 120 30টা পারফর্ম করে চলে আসে, বাকি 15টা 20টা ছেড়ে দিয়ে চলে আসে। এরকম বোকামি কখনোই নয়। আন্দাজে ঢিল মারো, না জানলেও ঢিল মারো, কিন্তু ঢিল লাগলেই তো 2 নাম্বার কনফার্ম। যেটা তোমার মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে জানো সেটাতেও 2 নাম্বার, যেটা তুমি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে মারছো লেগে গেলে সেটাতেও 2 নাম্বার। তো ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, ইকুয়ালি সমান রোল প্লে করছে, তো সবাইকে সমান গুরুত্ব আমাদের দিতে হবে। তো আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে ওই বেশি ভিডিও দেখে বেশি অনেকের কথা শুনে নিজেকে স্ট্রেস অ্যাংজাইটি ফিয়ার না ফিল করিয়ে রিল্যাক্স থাকাটা ইম্পর্টেন্ট। আমি আজকেই যা একটুখানি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হলো যে ইনফর্মাল ফ্যালাসি থেকে প্রশ্ন চাওয়া হচ্ছে, ঠাকুরের কৃপায় আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে 6 মাস আগে ইনফর্মাল ফ্যালাসির ডিটেইল ভিডিও বানিয়ে রেখেছি প্রত্যেকটা বিভাগ থেকে, এবং কোনো শিফটে চাওয়া হচ্ছে স্লিপারি স্লোপ, কোনো শিফটে চাওয়া হচ্ছে রেড হেয়ারিং, কোনো শিফটে চাওয়া হচ্ছে অ্যাড হোমিনিম, কোনো শিফটে চাওয়া হচ্ছে সার্কুলার আর্গুমেন্ট, কোনো শিফটে চাওয়া হচ্ছে হ্যাস্টি জেনারেলাইজেশন, এগুলোই ঘুরে ফিরে চাওয়া হচ্ছে। এবং আমি 7 দিন আগে বলে রেখেছিলাম যে তোমরা যখন পেপারটা পাবে A to Z লিখে রাখবে, আর স্কোয়ার অফ অপোজিশনটা এঁকে রাখবে। আর ভগবানের কৃপায় আমার মানে বলা কথা, ভগবানই হয়তো চেয়েছে আমি মুখ দিয়ে এটা বলি, স্কোয়ার অফ অপোজিশন থেকে প্রত্যেকটা শিফটে আমরা 1টা 2টো 3টে করে প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি লজিক্যাল রিজনিংয়ের, যেখান থেকে খুব সহজেই 2 4 6 নাম্বার নিয়ে নেওয়া যাচ্ছে। এবং আমি বলেছিলাম লেটার সিরিজ আগে লেখার, এই লেটার সিরিজ কোডিং ডিকোডিং থেকেও নাম্বার চাওয়া হচ্ছে। আর প্রফিট লস, তারপর হচ্ছে গিয়ে বয়সের অঙ্ক, পিতা পুত্রের বয়সের অঙ্ক, তারপরে হচ্ছে যে রেশিও পার্সেন্টেজ, এগুলো তো আমাদের লাগবেই। কিসে লাগবে? আমাদের তো ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনে লাগেই। তার সাথে হচ্ছে প্রফিট লস তো বলেই দিলাম, সিম্পল ইন্টারেস্ট, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, এগুলো থেকে। এবং কম্পিউটার থেকে কোনো শিফটে খুব বেসিক কোয়েশ্চেন চাওয়া হচ্ছে, কখনো হয়তো 2-1টা আউট অফ দ্য কনটেক্সট আসছে। তো ওভারঅল সব মিলিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার মনে হয় যে 150টা প্রশ্নের মধ্যে যদি 20 25 30টা প্রশ্ন মানে ধরে নিলাম 50টা প্রশ্নও যদি আমাদেরকে খুব যদি আমরা ডিফিকাল্ট এক্সাম কাকে বলবো, যে পরীক্ষার প্রশ্নে আমরা দেখব যে 20-25টা প্রশ্ন একদম কেউ জানে না, ওটাকে আমরা ডিফিকাল্ট বলতে পারি। আমি ধরে নিলাম যে 150টার মধ্যে 50টা প্রশ্নই মানে অনেকের অজানা ইন্টেলিজেন্ট গেস ওয়ার্ক, তারপর হচ্ছে একটু উপস্থিত বুদ্ধি, তারপর হচ্ছে গিয়ে যে একটু ভেবেচিন্তে দিয়ে আসতে হচ্ছে। বাকি 100টা প্রশ্ন যদি কারোর ঠিকঠাক জানা থাকে, সেও কিন্তু নেট জিআরএফ ক্লিয়ার করতে পারবে, কারণ কাট অফ আমরা জানি কীরকম আসে। তো 100টার থেকে 105-10টা প্রশ্ন জানলে জিআরএফ পাওয়া কোনো ব্যাপার না, যে কোনো সাবজেক্টে, শুধু ইংলিশ না। আর অবশ্যই 95+ কোয়েশ্চেন সলভ করতে হবে জিআরএফ পাওয়ার জন্য আদার্স ক্যাটাগরিতে। আর জেনারেল ক্যাটাগরিতে 100+ মানে ঠিক করতে হবে প্রশ্নের উত্তর। আর নেট পাওয়ার জন্য 90-95, জেনারেলের জন্য 95টা প্রশ্ন ঠিক করতে হবে। আর অন্য কাস্টের জন্য 85 থেকে 95 এর মধ্যে থাকতে হবে। তো জেনারেলের সঙ্গে আদার কাস্টের ওই 5-7টা প্রশ্নেরই একটু গ্যাপ থাকে, আদারওয়াইজ বেশি নয়। তো
এইটাই আমার বলার ছিল। আর যারা জিআরএফ পাবে আর যারা নেট পাবে তাদের মধ্যে একটাই ডিফারেন্স থাকবে, যারা নেট পাবে তারা হয়তো ওই একটা প্রশ্ন একবার পড়ে উত্তর করেছে, আর যারা জিআরএফ পাবে তারা একটা প্রশ্ন একবার নয় 2-3 বার পড়ে উত্তর করেছে। কারণ সিলি যে মিস্টেক থাকে, ইট ইজ নট, এক্সক্লুডিং, অ্যাকসেপ্ট, নিদার, ইনকারেক্ট, এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ফলো করি না, এগুলোর জন্য আমাদের জানা প্রশ্নের উত্তর ভুল হয়। তো যারা একটু কেয়ারিংভাবে প্রশ্নের উত্তর পড়ে উত্তর দেয় তারা পায় জিআরএফ, আর যারা একটু সিলি মিস্টেক করে আসে তারা পায় নেট, আর যারা মোটামুটি কিছুই পড়ে যায় না বা পড়ে গিয়েও ভুলে যায় তারা শুধু পিএইচডি বা যাই হোক সব ক্যাটাগরি সমান। কার জীবনে কখন কী হবে বলা মুশকিল, কিন্তু সবাই ভালোভাবেই পারফর্ম করে যায় আমি জানি, কেউ এমনি এমনি যায় না, কম বেশি সবাই পড়ে যায়। কম পড়েও এক্সাম ক্র্যাক হয়, বেশি পড়েও ক্র্যাক হয় না, ওটা লাক প্লাস আমাদের উপস্থিত মাইন্ডসেট। আমি আবারও বলে থাকি মাইন্ড গেম ওখানে অনেক বড় রোল প্লে করে আমাদের এক্সামে উত্তীর্ণ হওয়া বা মানে সফল হওয়া আর অসফল হওয়ার মধ্যে। তো এইটুকুই বলার ছিল, অনেক কিছুই বললাম। আমার মনে হয় এই সময় কী কী পড়বে না পড়বে একদিন আগে বা দুদিন আগে, তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট যে এক্সামের হলে গিয়ে এক্সামের আগের দিন এবং এক্সামের দিন কী করে মেন্টালি স্টেবল থাকবে সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে আমাদের সাকসেস এবং আনসাকসেসের মধ্যে। যেরকম আমি নেট আর জিআরএফের মধ্যে গ্যাপ বলে দিলাম, ঠিক সেরকমই পরীক্ষার আগের দিন পরীক্ষার দিন যারা পড়বে তাদের নাম মানে পারফরমেন্স আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায়। আর যারা না মানে যেটুকু পড়েছে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস রেখে একটু ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষার আগের দিন শান্ত থাকে, পরের দিনও গিয়ে পরীক্ষার হলে একটু শান্ত থেকে পরীক্ষা দেয়, তাদের সাকসেস হওয়ার সম্ভাবনার রেটটা কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যায়। তো এটা মাইন্ড গেম ডেফিনেটলি, কারণ ইউজিসি নেট কেন কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামই তোমার শুধু মুখস্থ বিদ্যা চেক করে না, তোমার পেশেন্স লেভেল, তোমার কাম কুল মাইন্ড, তোমার সবটাই চেক করা হয়, এগুলোই এক্সাম। কারণ ওই দিনের 3 ঘন্টার পারফরমেন্সই আমাদের বলে দেয় যে তুমি সফল হচ্ছ নাকি অসফল হচ্ছ। তো এগুলো অনেক কিছুই বললাম, অলরেডি 25 মিনিট হয়ে গেল, এখন এই ভিডিওটা আমাকে আপলোড করতে হবে, আর ঘড়িতেও বেজে গেছে 11:15 পার। তো আর বেশি কিছু বলছি না, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখতে থাকো এসবি লিটারেচার। লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেটস। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকো, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আগামীকাল এবং আগামী পরশু তরশু সবার এক্সাম খুব দারুণ হবে, যে কোনো সাবজেক্টের যে কোনো শিফটের সবার এক্সাম খুব ভালো হবে। অল দি বেস্ট টু অল অফ ইউ, অল দি বেস্ট টু অল অফ ইউ অ্যান্ড অল দি বেস্ট টু মাই সেলফ, বিকজ I have also my exam tomorrow in the evening shift, हमारा परीक्षा है। तो सभी के धन्यवाद, सभी लोगों को नमस्ते, धन्यवाद। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे, टुमारो भी, डे आफ्टर टुमारो सभी लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे। एकदम रिलैक्स काम कूल होके जाओ, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, अच्छे से परफॉर्म करो। नमस्ते, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी के, शुभ रात्रि सभी को, नमस्ते, धन्यवाद, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, सबार परीक्षा खूब भालो होबे। बाय बाय, टेक केयर।